हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित कश्यप। दोस्तों, बहुत सारे व्यूअर्स रिक्वेस्ट कर रहे थे सर पीबी शैली पर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने सोचा आज आपके लिए वीडियो बनाई जाती है। दोस्तों, अगर आप टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इससे पहले वाली वीडियो में जॉन कीट्स की लाइफ और उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क को डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहां से क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, पीबी शैली और जॉन कीट्स दोनों ही रोमांटिक पोएट थे और इन दोनों की डेथ बहुत जल्दी हो गई थी। और पीबी शैली की डेथ तो पानी में डूबने से हुई थी। दोस्तों, बहुत ही कम उम्र में इन दोनों ने बहुत ही फेम कमा लिया था। और लेकिन आज मैं आपको सिर्फ पीबी शैली के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जॉन कीट्स की पहले वीडियो अपलोड मैं कर चुका हूं। तो एक एक पॉइंट क्लियर होगा। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिए। और प्लीज़, एक वीडियो को बनाने में बहुत ही दोस्तों मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। इनका जन्म हुआ था 4 अगस्त 1792 को हॉर्शाम, ससेक्स, इंग्लैंड में। दोस्तों, अब आप ये कहेंगे ससेक्स क्या है? ये इंग्लैंड के साउथ ईस्ट पार्ट को ससेक्स कहते हैं। ये भी एक कंट्री है, उसमें ये टाउन है हॉर्शाम। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। इनके पिता टिमोथी शैली और इनकी मदर का नाम था एलिजाबेथ। इनकी 4 बहनें और एक छोटा भाई था। दोस्तों, इनकी अर्ली एजुकेशन घर पर ही हुई थी और इसके बाद इनको मोनोर स्कूल, इसके बाद ईटन कॉलेज और फिर इसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भेजा गया था पढ़ने के लिए। दोस्तों, इन्होंने पोइट्री लिखना ईटन कॉलेज से ही शुरू कर दिया था और इसको कंटिन्यू रखा था जब ये ऑक्सफोर्ड में चले गए थे। और फिर वहाँ पर इन्होंने अपना एक पोइट्री का कलेक्शन पॉस्थ्यूमस फ्रेगमेंट्स ऑफ मार्गरेट निकोलसन 1810 में पब्लिश कराया था। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दोस्तों इनके दोस्त थे थॉमस हॉज। ये दोनों ही दोस्तों नास्तिक थे। आप लोग समझते हैं नास्तिक मतलब ईश्वर को ना मानने वाला। तो इन दोनों ने एक पैम्पलेट को पब्लिश कर दिया जिसका नाम था नेसेसिटी ऑफ एथियज्म 1811 में। ये कोलैबोरेशन में लिखा गया वर्क था इन दोनों का, थॉमस हॉज का और पीबी शैली का। तो इसके लिए इन दोनों को दोस्तों क्या हुआ था, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया। इनके पिता ने यानी पीबी शैली के पिता ने कोशिश की थी दोस्तों कि पीबी शैली हॉज की दोस्ती को छोड़ दें, लेकिन पीबी शैली ने ऐसा नहीं किया। इसी बीच शैली को दोस्तों हैरियट बेंट ब्रूक नाम की लड़की से प्यार हो गया था और हैरियट भी इनको बहुत पसंद करने लगी थी। फिर क्या होता है दोस्तों, ये दोनों भाग जाते हैं और सितंबर 1811 में एडिनबर्ग में शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड की कैपिटल है, तो ये स्कॉटलैंड एडिनबर्ग भाग जाते हैं, वहाँ पर एडिनबर्ग में शादी कर लेते हैं 1811 में। पीबी शैली ने दोस्तों शादी तो कर ली, लेकिन अभी इनकी लाइफ सेटल नहीं हुई थी। मतलब करियर शुरू नहीं हुआ था, अर्निंग नहीं थी, तो जीवन कैसे चलेगा। तो ये एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, इस तरीके से ये ट्रैवल करते रहे, भागते रहे। अगले 2 साल तक दोस्तों यही चलता रहा। थोड़े समय तक ये यॉर्क में रहे थे। यॉर्क दोस्तों इंग्लैंड में एक शहर है, वहाँ रहे थे। फिर डबलिन चले गए, आयरलैंड। डबलिन दोस्तों आयरलैंड की कैपिटल है, वहाँ रहे थे। फिर आयरलैंड के बाद ये दोबारा लंदन वापस आ गए और वहीं दोस्तों हिज वाइफ गिव बर्थ टू देयर फर्स्ट चाइल्ड इन 1813। और इसके बाद इनके एक बेटा और हुआ था बाथ में। दोस्तों, बाथ एक इंग्लैंड में शहर है, तो यहाँ पर भी इनके एक संतान और हुई थी। फिर 1813 में दोस्तों ये एक पॉलिटिकल फिलोसोफर गॉडविन के कांटेक्ट में आते हैं। गॉडविन ने इनको बहुत प्रभावित किया था। इसके बाद दोस्तों पीबी शैली और उनकी वाइफ के विचारों में अंतर आना शुरू हो गया। दोनों के विचार अलग अलग हो गए। तो फिर क्या होता है, ये दोनों अब हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। यानी केवल शादी के 3 साल बाद ही ये दोनों पूरी तरह से अलग हो जाते हैं। और अलग होने के 2 साल बाद दोस्तों इनकी वाइफ सुसाइड कर लेती है। इसी बीच दोस्तों पीबी शैली को जो फिलोसोफर थे गॉडविन, उनकी बेटी मैरी से प्यार हो जाता है और 1814 में ये उसके साथ फिर से भाग जाते हैं। यानी पहले भागे थे जो इनकी पहली वाइफ थी उसके साथ, अब ये गॉडविन की बेटी मैरी के साथ भाग जाते हैं और 1816 में फिर से शादी कर लेते हैं। इसके बाद पीबी शैली बहुत प्रॉब्लम में आ गए। तो इनके जो दोस्त थे दोस्तों हॉज और पेनॉक, इन दोनों ने, ये पेनॉक दोस्तों दूसरे दोस्त हैं, मैंने इनका नाम आपको पहले नहीं बताया था, तो इन दोनों ने इनकी बहुत हेल्प की। इसी बीच इनके ग्रैंडफादर की डेथ हो जाती है, तो उनकी जो संपत्ति थी वो इनको मिल जाती है, तो इनकी फाइनेंशियली बहुत हेल्प हुई थी। इसके बाद 1816 में ये स्विट्जरलैंड गए थे अपनी वाइफ मैरी के साथ और 1816 में ही ये लंदन वापस आ गए। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जो इनकी पहली वाइफ थी हैरियट, उनके पिता ने कोर्ट में केस कर दिया कि जो मेरी बेटी के बच्चे थे वो मुझे चाहिए। तो पीबी शैली ये मुकदमा हार जाते हैं और वो बच्चे
उनको दे दिए जाते हैं, यानी हैरियट के पिता को दे दिए जाते हैं। इतना सब होने के बाद भी दोस्तों पीबी शेले ने पोएम लिखना नहीं छोड़ा, वो पोएम लिखते रहे। तो 1816 में इन्होंने इनकी एक पोएम थी एलेस्टर, इसको पब्लिश कराया और 1817 में द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम को पब्लिश कराया। इसके बाद ये जॉन कीट्स, ली हंट, विलियम हैजलिट की तरह बहुत फेमस हो गए। फिर 1818 में दोस्तों इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो इनको लंदन छोड़ना पड़ा और ये चले गए इटली मिलन में। दोस्तों मिलन ये इटली में एक शहर है, यहाँ पर चले गए, फिर कभी इंग्लैंड वापस नहीं आए थे। और ये ज़्यादातर अपना जो टाइम था दोस्तों वहाँ पर एक और शहर था इटली में, नेपल्स, वहाँ पर बिताते थे। फिर कभी एक जगह से दूसरी जगह, इस तरह से ये शिफ्ट होते रहे। फिर फाइनली ये 1820 में पीसा में सेटल हो गए थे। दोस्तों ये पीसा ये भी इटली में एक शहर है, तो 1820 में यहाँ सेटल हो गए। वहाँ पर इनकी दोस्ती ली हंट और लॉर्ड बायरन से हो गई थी। दोस्तों ली हंट जॉन कीट्स के भी दोस्त थे और पीबी शेले के भी। पीबी शेले के जीवन के लास्ट 4 इयर्स दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अपने जीवन के इन 4 सालों में दोस्तों इन्होंने बहुत ही फेम कमाया। जो इनकी बेस्ट पोइट्री थी वो इसी पीरियड में लिखी गई थी। जैसे मैं उनके आपको नाम दे रहा हूँ, ये देखिए, आप लोग इनको लिख लें या नोट कर लें और एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। शेले को दोस्तों समुद्र से बहुत प्यार था, इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था अगर ये समुद्र के आसपास ना हो। तो एक दिन दोस्तों क्या होता है, ये 1822 को अपने दोस्त बायरन से मिलने जाते हैं, अपने एक और दोस्त मिस्टर विलियम्स के साथ। तो जब ये समुद्री रास्ते से दोस्तों वापस आ रहे थे, एक बोट में बैठकर इनके दोस्त मिस्टर विलियम और ये दोनों आ रहे थे, तो मौसम ख़राब हो गया और इनकी जो बोट थी वो डूब गई। तो ये दोनों भी पानी में डूब गए और इनकी मौत हो गई। तो जब इनकी बॉडी मिल गई दोस्तों, कई दिनों बाद इनका अंतिम संस्कार किया गया। इटली का कुछ ऐसा रूल था, कोई ऐसा कानून था, उसके कारण इनका अंतिम संस्कार कुछ दिन बाद किया गया और इनकी समाधि पर लिखा गया था, Here lies one whose name was written in water। यहाँ वो लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।